हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सभी को पता है कि एचटेट के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं, वो भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम आज से एचटेट की जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है यानी कि हिंदी साहित्य की तैयारी करेंगे। तैयारी करने से पहले फ्रेंड्स हमें ये देखना होगा कि जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था वो किस टाइप का हुआ था, यानी कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब की बार पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो अब की बार हमारा हिंदी 15 नंबर की आती थी फ्रेंड्स, ये भी ध्यान देने की बात है, उसमें ग्रामर आती थी, लेकिन अब उसमें क्या है, गद्य और पद यानी कि पैसेज भी कर दिए गए हैं। गद्य और पद पैसेज भी कर दिए गए हैं। ये नहीं पता कितने के होंगे, हो सकते हैं 10 नंबर के हों और 5 नंबर में हमारी ग्रामर पूछ ली जाए। थोड़ा थोड़ा पैटर्न जो सीटेट का है, सीटेट की पैडा हिंदी की, वो मिक्स कर दी गई है अब के साल एचटेट में। तो अब हम करेंगे एचटेट का जो पिछले साल दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसको देखेंगे और इसी के बेस पे हम अपनी आगे की तैयारी करेंगे कि हमें किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग हमें अब अपनी पढ़ाई करनी है। तो हम देखते हैं कि पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा हुआ था। फ्रेंड्स, ये मैंने जहाँ से पेपर लिया उसमें निशान लगे हुए हैं, लेकिन हम अपने आंसर जो ठीक है वो करेंगे। इनमें से कौन सा रचना मतीराम की है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, मीडियम था। सुजान चरित्र, कवि प्रिया, ललित ललाम, जगत विनोद। सभी को पता है जो मतीराम की रचना है वो ललित ललाम है, और एक ही रचना है इसकी इम्पोर्टेंट, वो है रसराज। सुजान चरित्र सभी को पता है। सुजान चरित्र जो रचना है वो किसकी है, वो आलम की है। कवि प्रिया किसकी है, केशवदास की है, केशवदास की रचना है। और जगत विनोद जो है वो किसकी है, ये पद्माकर की है। हमें इनकी बाकी रचनाओं का भी पता होना चाहिए। अब की बार ललित लाम पूछ लिए, क्या पता जो अब होगा उसमें कवि प्रिया पूछ ली जाए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। देखो, ये जो चारों रचनाएं हैं ये कुंवर नारायण की हैं, लेकिन जो इनको व्यास सम्मान मिला था वो है कोई दूसरा नहीं रचना पर इनको व्यास सम्मान मिला था। एक ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, हमें जो हमारी व्याकरण है उस पर बहुत ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि जो पीजीटी हिंदी होगा उसमें जो 60 नंबर का हमारा सिलेबस का पूछा जाएगा, उसमें कम से कम 20 नंबर की सिर्फ व्याकरण ही पूछी जाएगी। 15 नंबर की हमारी फर्स्ट पेपर में आती है, यानी कि 35 नंबर की है जो सिर्फ वो व्याकरण ही होती है। ऐसे ही अब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें थोड़ी पैडा मिक्स कर दी गई है, लेकिन फिर भी हमें अपनी व्याकरण अच्छी करनी है, क्योंकि व्याकरण से ही क्या होगा, हमारे नंबर स्कोर होंगे। मैं अब आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। ध्यानपूर्वक शब्द में कौन सा विशेषण है। जो ध्यानपूर्वक शब्द है वो क्या है, रीतिवाचक विशेषण है। पहाड़ी असंगत चुनना है। एक क्वेश्चन देखो, मैं अभी आपको बता देती हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। एक तो सैघोष अघोष वर्ण से जरूर पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन कम से कम संधि से पूछे जाएंगे। संधि विच्छेद पूछ लिया जाए या पूछ लिया जाए ये कौन सी संधि है उसका नाम बताओ। एक क्वेश्चन आपका समास से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपका अलंकार से पूछा जाएगा। अलंकार से एक क्वेश्चन आपका रस से पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन है जो 1 या 2 क्वेश्चन जो ये आपकी बोलियां हैं इनसे ज़रूर पूछा जाएगा, टीजीटी में भी और पीजीटी में। हमें ये जो मेन टॉपिक हैं जिनमें से 1-1 2-2 क्वेश्चन हर बार एचटेट पूछता है। अभी हम 2022 का कर रहे हैं, आगे हम 2021 का भी क्वेश्चन पेपर करेंगे, टीजीटी का भी करेंगे और पीजीटी का भी करेंगे। देखेंगे उनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें साहित्य के साथ साथ अपनी व्याकरण पर भी फोकस करना है और सिर्फ जो मेन टॉपिक है वही देखने हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। हमें असंगत बताना है। पहाड़ी एवं राजस्थानी उपभाषाएं सैन्य अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं। मगही, भोजपुरी, अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। कोरवी आकार बहुला एवं ब्रज भाषा ओकार बहुला है। खड़ी बोली के विकास में लल्लूलाल का महत्वपूर्ण अवदान है। देखो, जो पहाड़ी और राजस्थानी उपभाषा ही सैन्य अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं। कोरवी में आकार बहुला होता है और ब्रज भाषा में ओकार ऊ की साउंड होती है। और जो लल्लूलाल हैं इन्होंने खड़ी बोली में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
मगही और भोजपुरी जो है ये हमारी बिहारी की हैं, ये हमारी बिहारी की हैं, अवधी पूर्वी की है, लेकिन मगही भोजपुरी जो है ये बिहारी की है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये हर बार पूछा जाता है, वर्तनी शुद्धि का कम से कम 2 क्वेश्चन। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पाणिनि, दशरथी, वाल्मीकि, सारणी, शक्तिकर्ण, मंत्रिमंडल, आत्मोत, प्रत्याक्षी। इनमें दो दो दिए हुए हैं, दोनों जी हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें दोनों बिल्कुल सही हैं। पाणिनि सभी को पता है, न में छोटी की मात्रा आएगी पाणिनि, दशरथी में भी छोटी की मात्रा आएगी। वाल्मीकि और सारणी बिल्कुल सही है, मंत्री में छोटी ई की मात्रा आएगी। तो हमें ये शब्द भी देखने हैं, लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लिखने से ही हमें अपने शुद्ध और अशुद्ध का पता चलता है। छिप 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 अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से नहीं मरा करता है। तो ये बतानी है ये कविता के कवि कौन है, यानी कि किसने कहा था। हमें हिंदी साहित्य के साथ साथ जो हरियाणा में 6 से 12 तक, जैसे कि हमने प्रीवियस में पढ़ा था, कौन कौन सी बुक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं, विदा किसने क्या लिखा है, और उनकी पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं। कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछे जाते हैं। तो सिलेबस इसीलिए कह रही हूँ, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमें सिर्फ मेन टॉपिक पर फोकस करना है। जैसे कि हमें 6 से 12 तक की सारी देखनी है कि किस राइटर ने कौन सी रचना लिखी है, और उसकी विधा सिर्फ यही पढ़ना है। तो जो ये पंक्ति है ये किसकी है, छिपी छिपी अश्रु वाली, ये है गोपाल दास नीरज की है। महावीर शब्द में से क्या है, तद्भव, रूढ़, योग रूढ़ या देशज। तो महा और वीर तो योग रूढ़, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है। हमें अब ये बताना है कि वैसा कौन सा शब्द है जिसमें ई प्रत्यय नहीं लगा है। जानकी, चांदनी, गांधारी, पार्वती। तो हमें इनको क्या करना है, हमें इनका जब भी हमें प्रत्यय रूप शब्द देखना है, हम उनका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करके देखेंगे। तो जो है जनक प्लस ई, जनक प्लस ई, ऐसे हो। देखो ये हमें करके देखना होगा। तो ये हमारा जो है जो चांदनी, इसमें क्या है, चांद और नी प्रत्यय लगा हुआ है, ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। असंगत विकल्प चुनना है। उपमा अलंकार को राजशेखर अलंकारों का शिरोरत्न कहते हैं। उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत वस्तु वर्णन किया जाता है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन स कलंक, सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुर रंग में व्यतिरेक अलंकार है। कोटि कोटि जतन को करे परे, न प्रकृति बीच नव बल जल ऊंचो चढ़े, अतः नीच को नीच में अर्था अलंकार है। अब हमें इन चारों में से कौन सा असंगत है ये बताना है। देखो उपमा अलंकार को राजशेखर अलंकारों का शिरोमणि कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत वर्णन किया जाता है, अप्रस्तुत वर्णन नहीं किया जाता, ये गलत है। बाकी ऑप्शन सारे सही हैं। कामचोर, देखो अभी मैंने बताया था कि जो 6 से 12 तक की बुक है उनमें से भी पूछा जाता है कामचोर कहानी के लेखक या लेखिका कौन है। तो ये लगा हुआ सिलेबस में इस्मत चगुताई, इनमें विधा भी पूछ ली जाती है कि कामचोर है वो कौन सी विधा है, तो कहानी है किसकी है, इस्मत चुगताई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। चिंतामणि के अनुसार रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार है। आचार्य देव अभिधा शब्द शक्तियुक्त काव्य को उत्तम काव्य कहते हैं। एवं तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना करते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। घनानंद के काव्य की विशेषताएं क्या हैं, भावजन्य वक्रता की प्रधानता, लाक्षणिकता एवं गहन पीड़ा की अभिव्यक्ति है, ये भी सही है। आचार्य शुक्ल रीतिकाल को श्रृंगार कहने के संदर्भ में पूर्णतः असहमत है। नहीं, वे सहमत थे, उन्होंने कहा था कि इसको अगर आप चाहो तो श्रृंगार काल कह सकते हैं, ये असहमत, ये गलत है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4।
अशोक के फूल किसकी कृति है? सभी को पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास कौन सा है? कर्म, करण, संबंध, संप्रदान। ये भी हमें इनको क्या करना है? विभक्ति करके देखना है। तो राष्ट्रभक्ति कौन सा होगा? संप्रदान होगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करते हुए असंगत कथन छांटना है। अब फिर से 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें उनमें से असंगत, अब मोस्टली जो क्वेश्चन वो स्टेट में पूछे जाते हैं, कम से कम 9 या 10 क्वेश्चन असंगत या संगत कथन पर पूछे जाते हैं। हो सकता है आपकी बार इनको बढ़ा दिया जाए, तो हमें एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। विभावना विरोधमूलक अलंकार है। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहेग उड़न बहारी, पंक्ति में परंतित रूपक अलंकार है। मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पाँव, पंक्ति में वस्तु प्रेक्षा अलंकार है। उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुणोत्कर्ष वर्णन को व्यतिरेक अलंकार भी कहा जाता है। देखो ये भी सही है, इसमें विभावना विरोधाभास है, ये भी सही है। मानो कठिन आंगन चली जाती ताती रात, ये गलत है क्योंकि इसमें वस्तु रेता नहीं होगा, इसमें हेतु परीक्षा अलंकार होगा। अब है विलोम शब्द। संस्कृति, विकृति, निराशा, आसमान, नैसर्गिक, कर्तृन, विहित, निषिद्ध। जो हमारा आंसर होगा वो होगा निराशा का, आसमान नहीं होगा। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? बंदर कई केले खा गया, थोड़ी सी चाय बना ले, पहले लड़के को यह पुस्तक दे दो, आसमान में अनगिनत तारे हैं। अनगिनत तारे, कई केले, ये क्या है? अनिश्चित है, तो थोड़ी सी चाय बना ली जाए। मानकीकृत देवनागरी लिपि के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। हर बार एक क्वेश्चन देवनागरी लिपि से जरूर पूछा जाता है, तो हमें ये भी देवनागरी लिपि के बारे में भी पढ़ना है। पिछले साल ये पूछा गया था, उससे पिछले साल देवनागरी की विशेषताएं पूछी गई थी। हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग आवश्यक है, बिल्कुल सही है। अनुनासिक शब्दों का ध्वनि गुण है एवं इनका उच्चारण केवल नासिक है, ये गलत है। इनका उच्चारण केवल नासिक नहीं होता, मुख और नासिक दोनों होते हैं। अनुनासिक शब्दों में मुख और नासिक दोनों होते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे, गांधी जी का यह प्रिय भजन किसके द्वारा रचित है? नरसिंह मेहता, मलुकदास, नानक देव, रैदास। तो गांधी जी का यह प्रिय भजन नरसिंह मेहता के द्वारा रचित है। कौन सी कहानी विद्यासागर नोटियाल द्वारा लिखी गई है? ये भी हमारे सिलेबस में है। नादान दोस्त सभी को पता है, प्रेमचंद का है, तो ये है माटी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाकल्प उपन्यास के लेखक सभी को पता है, प्रेमचंद है। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अब हमें विकल्प देखने, परिणामी संप्रदाय, संत प्राणनाथ, ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य, सखी संप्रदाय, हितहरिवंश और श्री संप्रदाय रामानुचार्य। तो जो हमारा सखी संप्रदाय है ये हितहरिवंश नहीं है, ये क्या होगा? हितहरिवंश नहीं होगा, हमारा हो गया हरिदास। बाकी सभी सही हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम सभी को पता है, वैद्यनाथ मिश्र है। समाज की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। आत्मविश्वास में अधिकरण है, समाचार पत्र में संप्रदान है, शिक्षणेतर में आपादान है और गुणातीत, गुण से अतीत कर्ता पुरुष है। तो जो समाचार पत्र है वो संप्रदान है, हमें इसकी विभक्ति करनी है। जो पत्र है वो किसके लिए है? समाचार के लिए, तो ये संप्रदान गलत है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के संबंध में संगत कथन, देखो हमें ये भी पूछना, देखना संगत असंगत नहीं है, ये ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार इनमें हमें क्या होती है? कन्फ्यूजन होती है। कुंभनदास अष्टछापी कवियों में अधिकारी के नाम से विख्यात थे, सही है, क्योंकि कुंभनदास जो है अष्टछाप में सबसे बड़े और अधिकारी माने गए हैं। रास पंचाध्याय के रचयिता नंददास विठलनाथ के शिष्य थे तथा प्रारंभ में राम भक्ति की ओर उन्मुख थे। नहीं, ये गलत है, अधिकारी नहीं थे। सूरदास कृत सागर के आधार भूमि श्रीमद् भागवत गीता है। गद्दी सेवा का संबंध हरिदासी संप्रदाय से है, गद्दी सेवा का संबंध हरिदासी संप्रदाय से नहीं था। देखो ये सही है, क्योंकि इसमें क्या है, हमें ये देखना है, संगत पूछा गया है। कुंभनदास नहीं थे, कृष्णदास थे। रास पंचाध्याय के रचयिता नंददास विठलनाथ के शिष्य थे, सही है। प्रारंभ में राम भक्ति की ओर उन्मुख थे। हमें ये भी देखना है कौन सा शिष्य वल्लभाचार्य का था और कौन सा शिष्य विठलनाथ का था। 4 वल्लभाचार्य के थे और 4 विठलनाथ के थे।
तो वल्लभाचार्य के थे वो क्या थे, KSP के जो स्टार्टिंग के वर्ड हैं हमने ये ले लिए। अब हमें ये याद हो गए तो हमें विठलनाथ के अपने आप पता हो चल जाएगा। तो KSP के ये क्या है, विठलनाथ के नहीं थे, नंददास विठलनाथ के हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी है? सभी को पता फनीश्वर नाथ रेणु की है। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी के पर बनाई गई, कौन सी पर बनाई गई है? सूरी मारे गए गुलफाम पर। जो इसका नाम था वो मारे गए गुलफाम से लिखा गया था, लेकिन जो इसको नाम बदला गया तीसरी कसम में वो फनीश्वर नाथ रेणु की है। पट्टे की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। अब हमें संगत बताना है। अनुष्ठाता, अधिष्ठाता, उपभोक्ता में तृच प्रत्युक्त शब्द है। वैनते रांगे पुरुष में यह प्रत्यय है। कात्यायन सांस्कृत्यायन वादरायण में अन प्रत्यय है। और दिखाई पिटाई जुताई में ई प्रत्यय है। देखो ये गलत है। दिख आई, इसमें आई प्रत्यय वो लगा हुआ है, ई प्रत्यय नहीं है। हमें, मैं बता रही हूँ, प्रत्यय होगा, उपसर्ग होगा, हमें उनका क्या करना, संधि विच्छेद करनी। कात्यायन सांस्कृत्यायन वादरायण में अन प्रत्यय है। कात्यायन गलत है ये भी। वातने रांगे में यह प्रत्यय है। अब देखो इसको हम करते हैं, वातने यानी कि विनता प्लस ए, ये भी गलत है। रांगे प्लस ए की साउंड है, यह प्रत्यय नहीं है। अनुष्ठाता, अधिष्ठाता, उपभोक्ता में त्रच प्रत्यय है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। हवा हो जाना बहुत तेज दौड़ना, बहुत उन्नति करना, गायब हो जाना, धोखा देना। तो हवा हो जाना क्या होता है, बहुत तेज दौड़ना होता है। वन के मार्ग में किस विधा की रचना है? मैंने अभी बताया था कि हमें विधा भी याद रखना है। तो वन का मार्ग जो है वो है कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चली, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 1 या 2 साल पहले भी पूछा गया था। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसकी है? भगवती चंद वर्मा की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1963, 1961, 1964, 1962। तो राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ था। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। भू जमा ऊष्मा, भूष्मा कृपाचार्य, कृप जमा आचार्य, वाणी औचित्य, वाणी जमा औचित्य, गुरुदेव, गुरु जमा उदय। तो हमारा ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, वाणी, इसमें यहाँ पर क्या किया इन्होंने, छोटी की मात्रा लगा दी गई है, लेकिन वाणी में बड़ी ई की मात्रा प्लस औचित्य आएगा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब कैसे छूटे राम नाम, रट लागी प्रभु जी तुम, चंदन हम पानी, जाकी जाकी अंग बात समानी। ये सभी को पता है, प्रभु जी तुम हम चंदन पानी किसकी है? रैदास की है। आदिकाल के संदर्भ में असंगत कथन बताना है। आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहास एकमत हैं। राहुल साकर्त्यायन ने शेषित सामंत युग एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोत्पन्न युग कहा है। रिटर्न एमचर्यु स्वयं द्वारा एवं नय कुमारचर्यु पुष्पन दंत द्वारा रचित कृतियाँ हैं। लुईपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचे माना जाता है। जो हमारा असंगत कथन है ये हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि इसकी समय सीमा में सभी इतिहास एकमत नहीं थे, एकमत सभी नहीं थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? विजिगुसा, युयुत्सा, युयुत्सु, मुमुत्सु। तो जो युद्ध रखने की इच्छा है वो युयुत्सु है। विगुसा ये क्या है? जीवन जीने की इच्छा रखता है। और मुमुत्सु क्या है? ये मरने की इच्छा रखता है। युयुत्सा ये भी युद्ध से ही संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है, उसके हाथों तथा माथे पर नसें उभर आई हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कहानीकार की हैं? तो ये हैं कामता नाथ की हैं। महाभारत काल के पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति कौन सी है? चांद का मुंह टेढ़ा है, कामायनी, संसद से सड़क तक और अंधा युग। सभी को पता है अंधा युग जो है उसमें क्या है? महाभारत काल का वर्णन हुआ है। हे खगमर्ग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मर्ग नैनी। यह पंक्ति किस रस का उदाहरण है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य श्रृंगार, करुण श्रृंगार। देखो हमें क्वेश्चन
कोई क्वेश्चन ऐसे होते जो हमें नहीं पता होते, उसके क्या होते हैं, हमें उसके ऑप्शन कट करने होते। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अब इसमें ना तो हास्य है ना ही करुण है। अब इसमें हमें देखना संयोग और वियोग श्रृंगार है। संयोग होगा नहीं क्योंकि इसमें देखो हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, देखा कहीं पे तो ये क्या है, इसमें वियोग है। जब राम सीता को ढूंढ रहे थे तो वियोग श्रृंगार है। निम्न शब्दों में से किसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? स्वस्थ, स्वस्ति, स्वस्थ, सौलभ। तो देखो जो स्वस्थ है इसमें सु उपसर्ग नहीं हुआ है, इसमें सौ प्लस स्थ है। इसमें भी सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें भी सु और इसमें भी सु उपसर्ग का, लेकिन जो स्वस्थ है इसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर डालते हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं? तो ये मिठाई वाले से ली गई है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सरिता, सविता, वनिता, दुहिता। अब देखो पढ़ देखने में सारे स्त्रीलिंग लग रहे हैं, लेकिन हमें इनकी मीनिंग पता होना चाहिए। सरिता हाँ नदी को कहते हैं, सविता सूर्य को कहते हैं, वनिता स्त्री को कहते हैं, और दुहिता भी स्त्रीलिंग ही शब्द है। तो जो पुल्लिंग शब्द है वो हमारा सविता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? यानी को जो रीतिकाल है उसको श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। विजन का अर्थ बताइए। अब हमें देखो वर्ड मीनिंग भी पूछ लिया गया बुक के अंदर से। दृष्टि, खाद्य पदार्थ, सुनसान स्थान, उसर। तो विजन का अर्थ जो है वो सुनसान स्थान है। किस शब्द में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं? सम्मान, अत्यंत, अन्याय, अक्षुण्ण। तो अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें तो देखो सम है, ये भी नहीं होगा, अत्यंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में हुआ है? स्फोट, प्रतीयमान, लक्षार्थ, अभिधेय। तो जो ध्वनि शब्द का प्रयोग है प्रतिमाठ यानी कि व्यंग्यार्थ के रूप में हुआ है। व्यंग्यार्थ प्रतिमार्थ के रूप में हुआ तो प्रतिमार्थ आएगा। मेरे संग की औरतें कहानी की लेखिका। देखो मेरे संग की औरतें किस विधा की रचना? कहानी। 3 क्वेश्चन एक साथ हो गए। मेरे संग की औरतें ही कहानी विधा है और किसने लिखी है? मृदुला गर्ग ने लिखी है। जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह किसका है? जैसे उनके दिन फिरे क्या है? कहानी संग्रह किसका है? हरिशंकर परसाई का है। कट्टर शब्द में प्रयुक्त ट व्यंजन गुच्छ किस श्रेणी में आता है? हमें सभी को पता है जब 2 व्यंजन एक जैसे एक साथ आते हैं तो द्वितीय हो जाते हैं, द्वितीय व्यंजन। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? मेरे बचपन के दिन, बड़े घर की बेटी, माटी वाली, अपराजिता, सत्यजीत रॉय की, माटी वाली याद नहीं, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की है, और मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा की है। मतंग किस शब्द का पर्याय है? सूरज, हाथी, हिरण, राक्षस। तो जो मतंग है वो है किसका है? हाथी का पर्याय है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भरकुटी तानी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से एक नई जवानी। काव्य गुण बताना है, अलग से दिख रहा है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से एक नई जवानी, यानी कि जोश की बात हो रही है। ओज है और कौन सा है? वीर रस है। ओज गुण वीर रस। रस के संदर्भ में असंगत कथन बताना है। रस का आशावाद लौकिक है जबकि रस अलौकिक है। अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना भी लोकोत्तर चमत्कार है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग दर, रस निष्पत्ति, ये भरत मुनि के द्वारा रस निष्पत्ति सूत्र है। नाटक में शोक और दुख की घटनाओं के वर्णन से आनंदानुभूति होती है। तो जो हमारा असंगत है वो ये है, बाकी सभी हमारे सही हैं। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में ही है। पंक्ति किसकी है? रहीम की, रैदास की, दादू की, कबीर की। तो जो ये पंक्ति है ये किसकी है? ये कबीर की है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? रचना पढ़ने के साथ हमें एक बार उनकी भाषाएं भी देखनी होंगी कि भाषा हमने मोस्टली सिर्फ
आदिकाल और भक्ति काल में देखनी होगी कि जैसे तुलसीदास की है, सूरदास की है, आदिकाल में जो कवि हैं उन्होंने जो रचनाएं की हैं उनमें किस भाषा का प्रयोग किया है ये देखनी होगी। तो जो पद्मावत है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। शुभ शब्द का चयन कीजिए। प्रामाणिक, आगामी, अभिजात है, दुरावस्था। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। आगामी सही है, ऑप्शन हो जाएगा। दुरावस्था नहीं होती, दुर्वस्था होती है। हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कौन सा शब्द यन संधि का उदाहरण है? अब इसमें संधि का नाम पूछ लिया गया है, तो अब हमें ये बताना है यन संधि का उदाहरण कौन सा है। अत्यधिक, व्यू, सदैव, प्रत्येक। तो जो यन संधि के जो एग्जाम्पल हैं हमें जो देखना है कौन कौन से किस से जुड़कर क्या होता है, तो इसमें जो है ई और ए या आ जुड़ेगा तो वह हमारी क्या होगी, यन संधि होगी। तो सदैव, सदा जमा एव। निम्न में से किस वाक्य में कृतवाचक का प्रयोग हुआ? रोगी से चला नहीं जाता, भाव है। डाकिया डाक वितरित कर रहा है, कर्त है। कर्त है। राम से चुप नहीं बैठा जाता, ये भी भाव है। सीता द्वारा गाना गाया गया, ये क्या है, कर्म है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जो राइटर एस्टेट की जो 6 से 12th में लगे हुए उनके हमें ये भी देखने इनको कौन सा पुरस्कार कब मिला था या किस रचना पर मिला था। वीणा, लोकायतन, चिदंबरा, युगांत, ये सभी रचनाएं पंत की हैं, लेकिन चिदंबरा पर इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लोकायतन पर इनको लेनिन पुरस्कार मिला था। रजनी बीती भोर गयो, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, मीराबाई, घनानंद, केशवदास। तो जो ये पंक्तियां हैं ये मीराबाई की हैं। असलियत शब्द स्रोत की दृष्टि से कैसा है? असलियत शब्द देखो, अब हमें तत्सम, देशज, विदेशज, तद्भव बताना है। तो जो असलियत शब्द है वो क्या है, विदेशज है, देशज नहीं है, विदेशज शब्द है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? बोती जी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। फ्रेंड्स, ये था हमारा एस्टेट का पिछले साल का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर। इससे हमें ये आइडिया हो गया कि हमें कितना क्या पढ़ना है और किस तरह से पेपर आएगा। अभी हम इसी के बेस पर अपनी अब आगे की जो क्लासेज हैं हिंदी साहित्य और व्याकरण से रिलेटेड जो क्लासेज हैं हम उनको शुरू करेंगे फटाफट से। जब 2 और 3 सभी को पता है 2 और 3 को एग्ज़ाम है, तब तक हम अपना जो एस्टेट का सिलेबस दिया हुआ वो सारा करेंगे। अब हम ये तो 2022 का, एक बार हम एक क्लास में 2021 का और क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। इससे हमें बिल्कुल ये आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का आएगा, प्लस में जो 15 नंबर की व्याकरण आती है अलग से, यानी कि हमें जो 75 नंबर है ये तो हमारे बिल्कुल ऐसे हैं फ्रेंड्स जो हम कर सकते हैं। और जो हमारी 30 नंबर की जो साइको CDP होती है हम वो कर लेंगे। इससे हमें क्या होगा, हमारा स्कोरिंग हो जाएगा। ये चीज़ें टाइम कम है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें वो देखना जिससे जहाँ से हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसे हमारा मैथ है, मैथ में टाइम लगता है, हम उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। जहाँ से हमें स्कोरिंग लगते हैं हम सिर्फ वही करेंगे। जैसे कि हमारा हिंदी साहित्य हो गया, 15 नंबर की अलग से ग्रामर होगी, वो भी अभी बता दिया हो। उसमें सीटेट की अब की बार पैडा भी मिक्स हो गई है। गद्यांश और पद्यांश भी पूछा जाएगा। 15 नंबर में देखो क्या क्या पूछा जाएगा, ग्रामर भी होगी, गद्यांश पद्यांश भी हो गई, पैडा भी हो गई, तो हमें और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से सब सारी चीज़ें हम ध्यान से और अच्छे से करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।